हम्म, तो अपन एनटीए पार्ट टेस्ट 24 की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो जिसने पहले पार्ट टेस्ट 1 और पार्ट टेस्ट 23 की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके पहले वो देख लो, फिर अपन इस पे आएंगे। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपन पीडीएफ डाल रहे हैं, तो जिसको भी पार्ट टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन वाली वो देख लेना, है ना। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बोथ रूट नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हमको दिमाग में रखनी है कि रूट तो है, रूट्स एग्जिस्ट, तभी तो नेगेटिव की बात कर रहा है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो अपने को क्या पता है भाई कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। और ये कह रहा है कि बोथ रूट नेगेटिव है, क्या बोल रहा है, बोथ रूट नेगेटिव। अच्छा, अगर दोनों नेगेटिव है तो उसका सम भी नेगेटिव होगा, हाँ या ना। सम इज इक्वल टू नेगेटिव, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड होगा तो नेगेटिव होगा। और सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई, हमको पता है ना कि अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का इक्वेशन हो तो उसका सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b क्या है, माइनस ऑफ b, b कितना है यहाँ पे -4, तो -4 अपॉन a। a कितना है 2m-3, तो 2m-3 ये कितना होगा नेगेटिव, चलेगा, तो -4। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, m इक्वल टू 3/2। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि m लेस देन 3/2 होना चाहिए, इक्वेशन 1, चलेगा। तो हमने तो बोथ रूट नेगेटिव वाला निकाल लिया, पर जो पहला वाला था अपना d ग्रेटर देन 0 ये तो हमने निकाला ही नहीं। तो पहली बात इसने क्या बोला कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक हैज बोथ रूट नेगेटिव, मतलब पहली बात तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो नेगेटिव है। तो d पॉजिटिव से एक कंडीशन आएगी, और दोनों नेगेटिव है तो सम नेगेटिव आना चाहिए। और एक और चीज, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट तो भैया ऑलरेडी 1 है c/a, तो अपन उसकी बात नहीं करें। तो d पॉजिटिव की बात करते हैं पहले, तो पहले d निकाल ले, क्या होगा अपना d, क्या होगा इसका d होगा b² - 4ac। तो b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस ये -4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू 2m-3 का होल स्क्वायर, ये d है। और इसको क्या हमें बोलना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो पहले बात तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, तो इसको क्या 4 कॉमन निकालो क्या आएगा, अंदर होगा 2 स्क्वायर b² - 4ac, सही है, 2 स्क्वायर माइनस 2m-3 का होल स्क्वायर। और इसको अच्छे से लिखो तो 4 इंटू ये a² - b का क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 2m-1 इंटू 5 - 2m, ये कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब देखो, एक तो ये 1/2 पे खत्म हो रहा है, 5/2 पे खत्म हो रहा है, तो अगर हमें वेवी कर्व मेथड पता है तो क्या होगा, वेवी कर्व मेथड 1/2 5/2 है ना। वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है कि एक तरफ का देख लो फिर अल्टरनेट साइन कर दो। 5/2 से बड़ा क्या होता है आपका 3 मान लेते हैं, तो 3 डालो, 3 क्या होगा, 3 डाला तो 5 - 6 नेगेटिव, 3 डाला तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपने क्या चाहिए पॉजिटिव, तो ये अपने काम का है, और उसमें भी 0 हो सकता है। तो अपना आंसर पता क्या होगा, अपना आंसर होगा ये 1/2 से 5/2, इसमें 1/2 5/2 होगा। तो एक बोल रहा है कि 1/2 से 5/2 होगा, और एक कह रहा है इसका इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि दोनों बात सही होनी चाहिए, ये भी बात सही होनी चाहिए और ये भी बात सही होनी चाहिए। और एक कह रहा है कि 3/2 से कम, तो मतलब -∞ से 3/2, ये कह रहा है। तो अब तुम बताओ कि क्या होना चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो 1/2 से बड़ा 5/2 से कम और 3/2 से कम, तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 1/2 सो 3/2, जिसमें 1/2 होगा 3/2 नहीं होगा, चलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज गिवन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ओके। हम तो यहाँ पे m, ये m है बेसिकली, तो m अपना 1/2 से 3/2 आ गया, तो इंटीजर कौन सा होगा, ये 0.5 से 1.5, तो इंटीजर तो 1 ही होगा, तो आंसर होगा 1, हेंस आवर आंसर इज 1। तो अगर इसको कलर थोड़ा सा ठीक से चुने तो ये अपना आंसर है, चलेगा। तो और डार्क चुन लेते हैं भाई, ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलो चलते हैं। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, लेट फ्रॉम h, k chord of contacts are drawn to इतना such that all these chord touches the ellipse इतना, then locus of point A, ओके ठीक है। तुमको पहले मैं बता दूं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है और किसी इलिप्स का टेंजेंट क्या होता है, पहले तुम वो कॉन्सेप्ट देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो COC किसी भी कर्व के लिए होता है t = 0,
अब टी क्या है, टी का मतलब उसी कर्व में एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, एक्स वाई को xy1 प्लस x1y से रिप्लेस कर दो। अब इसमें x1y1 क्या है, वो पॉइंट जिससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींच रहे हैं। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अपन उस पर आते हैं। तो सीओसी तो ये होता है पहली बात। अब दूसरी बात, अपना इलिप्स का टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट ऑफ इलिप्स, मैंने ये टी ऑफ इलिप्स लिख देता हूँ, चलेगा। वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों के लिए होता है, वर्टिकल के लिए भी और हॉरिजॉन्टल के लिए भी। तो अपने को ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी इलिप्स का हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पता रहता है, अगर वो इलिप्स पता है तो ए और बी तो पता है, तो खाली एम नहीं पता है। तो अपने को अगर स्लोप पता चल जाए तो अपना जो कांस्टेंट वाला पार्ट है अपन सीधा स्लोप के दम पे ही लिख देंगे। समझा मैं क्या बोला, मैंने बोला कि किसी भी इलिप्स का अगर अपन को सिर्फ स्लोप पता है तो अपने स्लोप के दम पे पूरा टेंजेंट लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ए और बी तो हमको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, चलो। तो अभी क्या कह रहा है कि लेट ए एच कॉमा के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर ड्रॉन टू इतना। चलो अब अपने सवाल पे आते हैं। फिगर ये है कि मान लो कोई पॉइंट है ए, एच कॉमा के है ना, एक इलिप्स है इस तरह की, एक छोटी इलिप्स है दूसरी तरह की। अब ये कह रहा है कि इस पे इन्होंने दो टेंजेंट मारे, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचेगा, ये दो टेंजेंट से दोनों को टर्मिनल को मिला दो, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सीओसी। और ये क्या होगा, टी इक्वल टू 0। और यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो छोटा इलिप्स है उसके लिए क्या है, आपका टेंजेंट है। ठीक है, चलो अपन पहले बात करते हैं कि सीओसी क्या होगा। तो सीओसी अभी हमने देखा था टी इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो टी, अब टी में क्या है, x1 लिखना है ना। तो अपना इलिप्स का इक्वेशन क्या है, ये वाला। तो x की जगह x1 लिखना है, और x1 y1 क्या है अपने पास, h कोमा के, इसको अपन x1 y1 के लिए ट्रीट करते हैं। तो इसको लिखो x इंटू एच प्लस 2 इंटू वाई के इज इक्वल टू 6। अब ये अपना क्या है, टेंजेंट है इस छोटे वाले का। छोटे वाले की इक्वेशन क्या है अपने पास, तो छोटे वाले की इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, छोटे वाले का। तो यहाँ ए स्क्वायर 2 स्क्वायर है, बी स्क्वायर 1 है, चलेगा। और ये भाई साहब उसका टेंजेंट है, तो इस भाई साहब को पहले इस फॉर्म में लिखो। टेंजेंट तो इस फॉर्म में होता है ना, तो इस फॉर्म में क्या होगा, वो होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स एच अपॉन 2k प्लस 6 अपॉन 2k। हो गया। तो अब देखो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप तुम गौर करो, वो है माइनस एच अपॉन 2k। तो अभी हमने कहा कि किसी भी इलिप्स का अगर हमको स्लोप पता है उस टेंजेंट का, तो उसका कांस्टेंट तो आराम से आ जाता है। कैसे, क्योंकि ए और बी तो हमको ऑलरेडी पता है, ए स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर, खाली स्लोप भी तो चाहिए। और अपने को सी भी पता है, सी अपने पास क्या है, ये 6 अपॉन 2k। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दूसरा कलर ले रहा हूँ मैं, अपन ऐसा, हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 6 अपॉन 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए कितना है भाई, ए स्क्वायर 4 है, तो 4 और एम स्क्वायर, एम कितना है माइनस एच अपॉन 2k, है ना, माइनस एच अपॉन 2k का होल स्क्वायर, मतलब इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 1, तो 1। अब यहाँ से देखो 4 4 कट गया तो होल स्क्वायर कर दिया, तो ये 3 कट गया, तो 3 3 9, तो 9 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस का होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो के स्क्वायर खत्म, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सिंपल क्वेश्चन था। हमें बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचना था और उसका टेंजेंट प्रूफ कर देना था, मतलब प्रूफ नहीं करना था, टेंजेंट वो था तो उसके कंडीशन में ला देना था। टेंजेंट हो जाता है तो ऐसे करते हैं अपन कि अपने को स्लोप बताओ तो कांस्टेंट अपन निकाल लेते हैं, तो इससे अपना ये आंसर आ गया। और अपना आंसर क्या है, वो है ये वाले भाई साहब। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ लेट y इक्वल टू fx बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, dx इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू वाई माइनस 1। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे अब ये वेरिएबल सेपरेबल तो दिख रहा है ना, इसको लिख सकते हैं dy अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ln y माइनस 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बाई 2 टू खत्म, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए कॉन्स्टेंट। अब y माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस सी। और अगर अच्छे से बात करो तो अपन इसको लिख सकते हैं e की पावर c को k लिख दो तो k इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को क्या गिवन है, f(0) 1 है, मतलब जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है, ये अपने को गिवन है। चलेगा, तो जब x0 डाल दो अपने को y x0 y1 डाल दो तो क्या होगा 1 माइनस 0 और x0 1 तो इज इक्वल टू k। तो फाइनली k की वैल्यू कितनी आ गई 0, k इसको डालो यहाँ पे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या है फाइनली सॉल्यूशन है y इक्वल टू 1। y अपने क्या है fx। तो अब ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx, तो भैया f तो हमेशा ही 1 है, इट इज नॉट fx। अब उसमें तुम x में 1 डालो 2 डालो इनफाइनाइट डालो कुछ भी डालो वो तो हमेशा ही 1 है। तो यहाँ पे इसको कोई मतलब नहीं है, वो बेसिकली 1 बोलना चाह रहा था, तो वो तुम्हें भटकाने की साजिश थी उनकी। आंसर कितना है 1। चलेगा, तो अपन चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। वाह, चलो 4 में क्या है, so ये कुछ कुछ है, कुछ बड़ी बड़ी कुछ क्वांटिटी है, तो अपन क्या करते हैं पहले सबको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डिवाइड करेंगे ना क्या आएगा कि रूट अंडर जो एक्स स्क्वायर है ये पहले उससे डिवाइड होगा फिर उससे डिवाइड होगा, और हमें एक चीज पता है कि सेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, पता है। हमें एक और चीज पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमको पता है ना। तो ये दोनों चीजें हमको पता है, तो मैं जान मान के चलता हूँ तुमको पता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग डिवाइड कर दिया तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। कैसे, अभी हमने बोला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और उधर क्या लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर, है ना, या फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बोलते हैं। चलो अभी फिलहाल सेक्स स्क्वायर एक्स ही बोलते हैं, खत्म करते हैं, हो गया खत्म। अब dx है जो भी है तो ये कट गया, तो अब इसको ठीक से लिखो तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बोलते हैं अपन, और 10x को क्या बोलते हैं साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस गया साइन अपॉन कॉस, है ना, और ये जो नीचे कॉस था ऊपर गया, तो बेसिकली वो हो गया 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन कुछ नहीं, नीचे का तो सब हमने काट ही दिया, तो अपॉन में कुछ नहीं, बस इतना ही होगा, है ना, इंटू dx। अब देखो जो गौर करने वाली बात है वो क्या है, एग्जैक्ट से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम दो तरीके से कर सकते हो, एक तो कि इसको रहने दो और इस पे बाई पार्ट्स लगाओ तो ये वाला कट जाएगा, और एग्जैक्ट से सोचो कि देखो हमें पता है कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है, और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा चेन रूल से, तो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है, तो अपन इसको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, मतलब डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है बेसिकली वो। अब मुझे ऐसा क्यों लगा, देखो मान लो इसको पहला फंक्शन मानते हैं, तो पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा, तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इंटू दूसरा वो भी है, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे इंटू पहला वो भी है, तो यही आएगा ना बेसिकली। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा, सीधा आंसर वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये वाला भाई, कौन सा, ये वाले भैया, हेंस आवर आंसर इज बी। समझ में आ गया होगा, तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ दिस ओके। तो मैं एक चीज पहले बता देना चाहूँ इस सवाल को करने से पहले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x 1 होता है। अब मैं x नहीं बोलता हूँ, उसको थोड़ा अलग भाषा में बोलता हूँ, tan 0 अपॉन 0 1 होता है, तो x की जगह 4x हो तो नीचे 4x होगा, मतलब, और ये दोनों जीरो सेम होंगे कोई भी हो, तो इसको ऐसे तुम मान लो कि tan 0 अपॉन 0 1 होता है, काइंड ऑफ जीरो अप्रोचिंग हाँ। तो अपन ऐसे लिखते नहीं है, ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, पर अपन ऐसा बोलते हैं कि tan 0 अपॉन 0 1 होता है, पर दोनों जीरो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अपन सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट।
तो लिमिट x टेंस टू 0, पहले तो सबको 10 में कन्वर्ट कर लो, तो x अपॉन 10 4x इंटू 10 स्क्वायर 3x और 1/10 तो 10 स्क्वायर 6x चलेगा। अब tan 0/0 1 होता है और ये tan के फॉर्म में लिखा है, तो पहले तो सबको इस फॉर्म में ले आते हैं, इसी फॉर्म में सबको उसके 0 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको अपन लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0, x तो अलग रहने दो और उधर लिख दो कि tan 6x अपॉन 6x का होल स्क्वायर, और इसको जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 6x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सिमिलरली नीचे tan 4x है तो इंटू 4x बाय 4x, क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लाई के डिवाइड कर दिया, कोई खास कोई दिक्कत हो रही है। 10 स्क्वायर 3x है तो tan 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर, अब इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, चलेगा। तो अब देखो tan 0/0 1 होता है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, अब बचा x से x गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, खत्म। तो अब ये 1 ये 1 ये 1 और बाकी सारे 0 खत्म हो गए, तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4 और 3 3 9, तो 9 4 या 36, तो आंसर आ गया 1, हैंस आवर आंसर इज 1। तो मेरे प्यारे भाइयों डी आंसर है, चलेगा। देखो यार, तो 24 वाला टेस्ट तो फिर भी 23 के कंपैरिजन में इजी है। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज हो रहे हैं, तो तुम कोशिश करना कि मॉक टेस्ट सारे सॉल्व कर जाओ, क्योंकि तुम्हारा फायदा बहुत होगा इससे, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स सच दैट नो 2 ऑफ देम आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। हमको n ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट क्या करना है, उठाना है, सच दैट नो 2 ऑफ देम आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। n भाई हैं, जिसमें 3 भाई हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, तो अब उन तीनों को है कि एक दूसरे का चेहरा देखना ही नहीं है, तो हमें 3 भाई कितने तरीके से हम उठा सकते हैं। तो अपन उसको थोड़ी उल्टा सोचते हैं कि अपने पास n कुर्सी है और n लोग हैं, जिसमें पर्टिकुलर 3 लोग आपस में नहीं बैठना चाहते हैं, तो कितने तरीके से हम बैठाएं कि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखें। मैंने क्या बोला कि इसमें कह रहा है कि 3 लोगों को उठाना है, तो मैं कह रहा हूँ 3 लोगों को बिठाना है, तो बात तो एक ही है ना, 3 लोगों को उठाओ या 3 लोगों को बिठाओ, तरीका थोड़ी बदलेगा उससे। तो अपन क्या करते हैं कि पहले तो 3 उठा ही लेते हैं, तो अब n में से 3 मान लो अलग कर लिए, तो कितने लोग बचे अपने पास? n-3, तो n-3 पोजीशन है अपने पास, तो अपने पास n-3 लोग बैठे हैं, मान लो 1 2 3, कहाँ तक n-3 पीपल अपने पास बैठे हैं, और अपने पास 3 पीपल बाहर है। तो अब देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ सुनना, कि मान लो इधर देखो कि अपने पास 2 लोग बैठते हैं इधर P1 P2, और अपने को बैठाना है किसी को, तो अपने कितने तरीके से बैठा सकता है, या तो वो इधर बैठेगा, या तो वो इधर बैठेगा, या तो इधर बैठेगा। तो 2 लोग थे तो 3 जगह बैठने का हुआ, अगर यहाँ पे 3 लोग हुए तो 4 जगह बैठने का होगा, 1 2 3 4, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लोग हैं उसमें एक जोड़ दो, तो उतनी जगह हमारे पास है जो बाहर बैठा है उसको बैठाने के लिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब देखो अपने पास बाहर कितने लोग हैं, बाहर अपने पास 3 लोग हैं, जिसको अपन को यहाँ बैठाना है, समझ रहे हो। तो अब स्पेस कितनी है बैठाने की, तो अब देखो 2 था तो 3 जगह थी बैठाने की, 3 लोग थे तो 4 जगह है बैठाने की, तो अब n-3 लोग हैं, तो n-3 + 1 जगह होगी बैठाने की। तो अपने पास अवेलेबल स्पेस कितना है, अवेलेबल स्पेस n-3 + 1 मतलब n-2 स्पेस है, इसमें हमको बैठाना कितने लोगों को है, 3 लोगों को। तो n-2 में से कोई भी 3 जगह उठा लो और इनको बैठा दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n-2 C3। तो सवाल नंबर 7 है यार, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, मतलब मैं इसको एक शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। चलो मेथड 1 लिख लो, है ना। अब देखो पहली बात तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 होता है, ये बात सबको पता है। इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है भाई, तो ग्राफ होता है इसका ऐसा, ये -1 से 1, ये 0 और ये से π/2, जिसका डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से π/2 होता है। ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, चलेगा। अब देखो इतना चीज़ मैं जो क्यों बताई ना अभी बताता हूँ, अब इसको बाद में रफ कर दूंगा क्योंकि मेथड 2 भी बताना पड़ेगा। तो अब इस सवाल को कैसे कर सकते हैं हम लोग,
तरीके से। मेथड 2 चलो बताने की जरूरत नहीं है, मेथड 1 छोड़ो, एक ही मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ठीक से अगर लिखो, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो अब देखो पहले साइन इनवर्स एक्स में एक्स -1 से 1 होता है, तो ये कहता है इसके हिसाब से एक्स क्या होगा, -1 से 1, और ये कहता है कि इसके हिसाब से 1 माइनस एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 होना चाहिए। तो इस 1 को उधर ले जाओ तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू -2 से 0 होना चाहिए। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x बिलोंग्स टू 0 से 2 होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ना। तो ये कहता है 0 से 2, ये कहता है -1 से 1, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हेंस डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, मतलब ये ऐसे बोलो, बिलोंग्स टू 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन 0 से 1 होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपने फंक्शन के लिए साइन इनवर्स, अब इतना इसके के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि साइन इनवर्स जो ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फिर से साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो π/2, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा π/2 ले सकता है, ठीक बात है, ठीक है। और ये 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स एक्स चूँकि x 0 से 1 है, तो यहाँ देखो अगर वो x 0 से 1 है तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कलर ये देखो, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x 0 से 1 है, तो जब x 0 से 1 है तो साइन इनवर्स x के लिए सिर्फ इतना हिस्सा काम का है, तो 0 से π/2, तो जब x 0 से 1 है तो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 से π/2 हो जाएगा। तो अब देखो कि ये जो भाई है ये कम से कम 0 ले सकता है, और ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा π/2 ले सकता है। तो अगर ये 0 से आगे गया ना तो π/2 में कुछ घट जाएगा, और जब कुछ घटा तो वो कभी π/2 हो ही नहीं पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स π/2 हो सकता है, और ये 0 से π/2 के बीच में है, अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से π के बीच में। तो अब देखो कि 0 से हल्का सा आगे बढ़े ना तो π/2 से कुछ वैल्यू घट जाएगी, तो ये कभी π/2 हो ही नहीं पाएगा। तो इसको 0 होना पड़ेगा और इसको मैक्स π/2 होना पड़ेगा, तभी हम π/2 हो पाएंगे। मतलब इसको अपना मिनिमम, इसका मैक्सिमम, तभी वो π/2 हो पाएगा। तो हेंस अपना आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये ओनली सॉल्यूशन है, समझ में आया। तो ये मैं बोला था शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट भाई साहब कुछ नहीं है। मतलब हमने रेंज से सॉल्व कर दिया भाई। हमने पहले डोमेन निकाली, डोमेन क्या है, 0 से 2 इंटरसेक्शन, ये तो 0 से 1 डोमेन हो गया। फिर हमने चेक किया कि 0 से 1 में साइन इनवर्स एक्स का अपना रेंज क्या होगा, वो होगा 0 से π/2, ये रहा, ठीक। अब हमने देखा कि ये साइन इनवर्स अगर इसका रेंज -π/2 से π/2 होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा π/2 हो सकता है, और राइट हैंड साइड में भी π/2 दिया है, तो हम साफ साफ समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा π/2 हो सकता है, और ये कम से कम 0। तो π/2 में अगर 0 से अधिक कुछ घटा दिए तो वो π/2 कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको 0 ही होना पड़ेगा और इसको π/2 होना पड़ेगा, जैसा हम बोल रहे हैं, इसको π/2 और इसको 0 होना पड़ेगा। तो हेंस दिस इक्वल टू π/2 तो x इक्वल टू 0, और दिस इक्वल टू 0 तो भी x इक्वल टू 0। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। सही में आ गई बात। तो हेंस आवर आंसर इज दिस। ये इसको लाल से अच्छा लगता है ना, ये लो, सही में आ गई बात। तो अब इसको मेथड 2 से कोई क्या कैसे करता, तो मैं बता देता हूँ ओरेली कि 2 साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाते तो π/2 प्लस हो जाता, और दोनों तरफ साइन ले लेते, फिर कुछ सॉल्व करके ला लेते तो आंसर आ जाता। पर ये बेस्ट है, ये बेस्ट मेथड है, एकदम बेस्ट, लिख लो इसको, बेस्ट मेथड, तुम्हें मज़ा आ जाएगा इसमें। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1AB4 आर इन HP। ओके, तुम्हें HP पता है ना क्या होता है, कि HP को रिवर्स कर दो तो AP होता है। बेसिकली AP का रिवर्स HP होता है, तो HP का रिवर्स AP होता है। तो ये कहना चाह रहा है 1/B और 1/4 किस में है, AP में है, ये कहना चाह रहा है। अब कह रहा है देन A प्लस B की वैल्यू। ओके, अगर ये AP में है तो मान लो ये A होता तो ये A प्लस D होता, ये A प्लस 2D होता, ये A प्लस 3D होता। तो हमें ये दो नंबर पता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3D। तो ले लो क्या होगा, 3D इज इक्वल टू 1/4 -1 कितना होगा, -3/4,
तो 3 3 कट गया, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अपने पास -1/4। तो अपने को 1/a मिल गया। 1/a कितना है, a + d, और a कितना है 1, तो 1/a इज इक्वल टू 1 + d, 1 - 1/4 मतलब 4 - 1 3/4, और 1/b कितना है a + 2d, या फिर इसी में d ऐड कर दो, 3/4 - 1/4 2/4 1/2। तो बेसिकली यहाँ से a कितना आ गया 4/3, b कितना आ गया 2। अपने क्या बोल रहा है, a + b पूछ रहा है, तो a + b क्या होगा, ऐड कर दो, तो अपने पास a + b कितना आएगा, 3 दूनी 6 4 10/3 लो। तो अपना आंसर कितना आ गया भाई मेरे, 10/3। हेंस वी गॉट आवर आंसर। समझ आ गई बात? सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको एपी में कन्वर्ट कर दिया और सिंपल एपी का जो भी तरीका होता है वो हमने देख लिया। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि 2 नंबर थे अपने पास, अगर 2 नंबर का डिफरेंस लेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और अपने को ए पता है तो हेंस सब आ जाएगा। तो वो ऐसे ही मेंस पूछता है, छोटी छोटी चीज़ दिमाग में रखो, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो जिसने एनटीए की पार्ट 1 और पार्ट 23 मेरी नहीं देखी है, खासकर पार्ट 23 में सेम जैसा सवाल है, पहले वो देख के आ जाओ, तो तुमको ये सवाल हल्का लगने लगेगा, ठीक है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सुनो, कि मान लो किसी नंबर को, अगर मान लो कोई नंबर ए है, इसको मैंने बी से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर मान लो सी आ गया, तो दोनों तरफ पावर 100 कर दो, तो ए की पावर 100 को अगर तुम बी से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर आएगा सी की पावर 100। समझ में आया? ये याद रखना कि ए को अगर तुमने डिवाइड किया बी से और रिमाइंडर सी आया, ये क्या है, रिमाइंडर है, सी आया, और तो ए की पावर 100 को भी अगर तुम बी से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर सी की पावर 100 आएगा। और हमको कोशिश ये करनी है कि ये सी क्या हो, 1 हो। ये हमको क्या करना है, कोशिश करना है, ट्राई करना है कि सी इज इक्वल टू 1 हो। सही में, ये हमको ट्राई करना है। तो ट्राई कैसे करेंगे, तो पावर में चेक कर लेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो अब नीचे 31 है और ऊपर 2 की पावर 78 है, तो हम क्या बोल रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि रिमाइंडर 1 हो। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है 2 की पावर होने के बाद जो 31 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 1 आए। तो सबको पता है कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, और 32 को 31 से डिवाइड करो तो 1 होगा। तो बेसिकली 2 की पावर 5 को अगर तुम 31 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर को मैं रिम लिख रहा हूँ बस, रिमाइंडर चलो, अगर डिवाइड किससे किया, 31 से। तो अब मैंने अभी कहा था कि एक को अगर डिवाइड किया सी आया, तो दोनों तरफ पावर, कोई भी पावर लगा दो, तो उसका पावर दोनों तरफ वो लगा दो। तो अब देखो 2 की पावर 5 को डिवाइड को 31 से 1 आएगा, हमें कितना चाहिए 78। तो 78 से जस्ट पहले क्या होगा 75 है ना, 75। तो दोनों तरफ अगर अपन 15 का पावर लगा दे, कोई दिक्कत है क्या? तो 2 की पावर 5 का पावर 15 और 1 की पावर 15, नो चेंज। तो हेंस हम ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 75 को अगर तुम डिवाइड करो 31 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये 2 की पावर 75 है, पर हमको चाहिए कितना, 2 की पावर 78। तो दोनों तरफ 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हो गया 2 की पावर 78 और उधर हो गया 2 की पावर 3 विच इज नथिंग बट 8। तो हम ये कह रहे हैं कि 31 से डिवाइड करो तो भैया 8 बचेगा, और ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, तो बचा कितना 8। तो अब ये 8 फाइनल है, इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 8/31। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 8/31। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 बचा, तो ये 8 वही है, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि 2 की पावर 78 को अपन लिख सकते हैं 31 लैम्डा प्लस 8। अब इसको दोनों तरफ अगर तुम 31 से डिवाइड कर दो तो ऐसा आएगा, आ गया ना। तो ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट है, लो, विच इज नथिंग बट दिस। तो वही चीज़ मैं पहले बोल रहा था। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, मेरा आंसर हो जाएगा दिस वन। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, ये सवाल बाइनोमियल थ्योरम से बनना था भाई, पर मैंने लास्ट बार दोनों मेथड बताए थे पार्ट 23 में। तो तुम जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 23 देख लो, या फिर उसकी PDF डाउनलोड कर लो। तो उसमें बाइनोमियल वाला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पर तुमको ऐसे ही करना है। जब भी रिमाइंडर वैसा है ना, तो तुमको ऐसे करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा समय बचेगा और तुम फटाफट बहुत जल्दी कर पाओगे। तो अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, लेट f(x) इक्वल टू 10 माइनस इतना सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, अब तो मेरी बात सुनो, पहले तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद अपन आते हैं उस पर। जब भी कोई फंक्शन अपन बोलते हैं ना नॉट डिफरेंशिएबल, तो अपन ग्राफिकली कैसे बताते हैं, जब ग्राफ में कोई शार्प टर्न आता है। क्या आता है, शार्प टर्न।
जब भी ग्राफ में कोई शार्प टर्न आ गया ना तो अपन ऐसा बोलते हैं वो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अब देखो कि मान लो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, कोई y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, अब y इक्वल टू मॉड एक्स का एक ग्राफ है, तो मॉड में क्या होता है तुमको पता है ना कि नीचे वाला उठ के ऊपर चला जाता है, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है। तो तुम देखो कि x तो स्मूथ था कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पर मॉड एक्स स्मूथ नहीं है, मॉड एक्स यहाँ से चल रहा है पर यहाँ पे शार्प टर्न आ गया, क्या आ गया, शार्प टर्न। तो जहाँ पे शार्प टर्न होता है ना ग्राफ, वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो अब देखो मॉड एक्स में वो कहाँ शार्प टर्न हुआ, जहाँ मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी x वो जीरो है वहीं पे शार्प टर्न हुआ था, x जीरो, तो ये जीरो पे शार्प टर्न हो गया। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि मॉड के अंदर जो भी हो x माइनस अल्फा ऐसा कुछ हो, तो जब पूरी क्वांटिटी जीरो होना जहाँ पे, वहाँ पे वो नॉट डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन क्या है वहाँ पे, नॉट डिफरेंशिएबल है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि मॉड के अंदर जो भी है वो अगर जीरो हो गया तो वहाँ पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। छोटी सी बात है। तो चलो इस चीज़ का यूज़ करते हुए अपन अभी सवाल बनाएंगे। तो अब ये क्या कहता है, एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में बताओ। तो अपने को एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एफ एक्स डाल दो, तो 10 माइनस ऑफ एक्स था तो एक्स की जगह एफ एक्स डाल दो, एफ एक्स कितना है वो, तो 10 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 का मॉड है ना, ये तो है -5 का मॉड, तो 10 माइनस 5 5, तो बेसिकली ये क्या है, ये आ गया 10 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 5 का मॉड ये आ गया। अब हमने कहा कि मॉड के अंदर वाला चीज़ अगर जीरो हो गया तो वहाँ पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। छोटी सी बात है। तो कितने मॉड है यहाँ पे, एक मॉड तो ये खुद है, तो बेसिकली मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 5, इस पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, एंड ये खुद भी तो एक मॉड है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पे वो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो ये क्या होगा, x माइनस 5 जब 5 होगा तो x कितना होगा, माइनस 5 होगा तो 0, एंड x इक्वल टू 5। तो ये तीन नंबर्स हैं, क्या होगा अपना डिफरेंशिएबल, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन से एग्जाम्पल से। तो अपना आंसर क्या होगा, 3 0 5 10। तो अपना आंसर क्या होगा मेरे, ये वाला है ना। आई होप आई एम क्लियर, राइट। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट h, k टू द पैराबोला दिस, ओके, आर सच दैट स्लोप ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट इज 3 times द स्लोप ऑफ अदर, ओके, देन लोकस ऑफ पॉइंट P, ओके, ठीक है। देखो एक ग्राफ, एक लमसम टाइप का ग्राफ बना लेते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो इसका ग्राफ हो गया। अब P कहीं यहाँ पे होगा h, के। तो अब मान लो टेंजेंट ये था, तो पहली बात तुमको पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। अगर तुमने मेरी पार्ट टेस्ट 1 और पार्ट टेस्ट 23 की वीडियोस देखी है तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट बताता चलता हूँ। तो मैंने ये बताया हुआ है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, चलेगा। अब ये किससे पास कर रहा है, तो h, k से, तो डाल दो, तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए एम के, चलेगा। ठीक से लिखो तो एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें कह रहा है कि एक स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ वन इज 3 times द स्लोप ऑफ अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा स्लोप कितना है, 3 अल्फा है। और अपने को क्या करना है, लोकस निकालना है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है एच के फॉर्म में जिसमें सिर्फ एच और के हो और कुछ हो ही ना, यही तो बोल रहा है ये। तो अब देखो अपने को दो स्लोप पता है, तो दोनों का सम क्या होगा, 4 अल्फा। हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय, तो बी कितना है यहाँ पे माइनस एम, तो माइनस ऑफ माइनस एम प्लस एम अपॉन ए, तो एम स्क्वायर, तो एम एम कट गया, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, चलेगा, इक्वेशन 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय, तो हो गया ये 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है ए अपॉन एच, ठीक है। हमने एक्चुअली गलती कर दी, लो माइनस बी बाई ए, तो क्या, तो इसको ठीक से लिखता हूँ थोड़ा, माइनस बी बाई ए, तो बी यहाँ पे के है ना, तो माइनस और माइनस प्लस के अपॉन ए, तो एच, ये इक्वेशन 1 आ गया। और नंबर 2 सी अपॉन ए, तो ए अपॉन एच आ गया। तो अब देखो ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ से अल्फा उठा के यहाँ डाल दो, डाल सकते हैं क्या, डाल देते हैं। तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है, के अपॉन 4h का स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन 16h स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एच, तो एच से एच गया, तो बेसिकली 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू
16AH, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है वो मैंने डालना ही भूल गया ना अपन, तो y स्क्वायर टू 4ax का आता है, ये y स्क्वायर टू 8x है, तो a की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 डाल दो, तो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 32h। और k क्या था y, h क्या था x, तो 3y स्क्वायर इक्वल टू 32x। तो बेसिकली अपना आंसर कितना हो जाएगा, लो भैया आ गई बात समझ में। तो कितना शानदार सवाल था। अगर तुमको ये भाई साहब याद रहते तो तुम्हारा सवाल बन जाता, नहीं याद रहते तो ठन ठन गोपाल था। तो तुमको याद होना चाहिए भाई मेरे, ठीक। आई होप तू क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 23 जिसने नहीं देखी देख लो भाई, सारे मेथड मैंने डिस्कस किए हुए हैं, सारे तरीके बता दिए हैं कौन क्या होता है। अभी इसमें बार बार वही बोल रहा हूँ, तो वो देख के आओगे तो ये फटाफट बन जाएगा। तो अब देखो एक चीज़ तुम मैंने बताई हुई थी कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ठीक। अब ये कैसे होता है, तो अगर क्लास में तुम ध्यान दिए हो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि जो ये लिखा है उसी को पलट के ये लिखा है पूरी सीरीज, या फिर ए प्लस बी माइनस एक्स को टी मान लो और डिफ्रेंशिएट कर करा दो तो यही आ जाएगा, दोनों बराबर है, ठीक। अपन अभी प्रूफ पे नहीं जा रहा है, ये होता है। अब आते हैं I1 पे। I1 पे ये अप्लाई करके देखते हैं कि ये चल रहा है क्या। तो x इंटू साइन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वो लगाते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी कितना है, ये a माइनस 1 b इतना, तो a प्लस बी हो गया अपने पास 1 और माइनस एक्स, तो x की जगह 1 माइनस एक्स डाल दो। तो I1 को अपन क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 1 माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स डाल दो, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब अंदर ले जाओ तो क्या होगा, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 साइन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस माइनस एक्स साइन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2। अब गौर करो कि ये भाई क्या है, ये भाई नथिंग बट I1 ही तो है, और ये भाई नथिंग बट I2 ही तो है। तो लिख दो, अपन ठीक से लिख सकते हैं ना इसको, क्या लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, तो 2I1 इक्वल टू I2। तो अपने को I1 अपॉन I2 पूछ रहा है, तो क्या होगा 1/2। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं अगले सवाल। तो जो क्वेश्चन 13 है ना, ये थोड़ा लेंदी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन तक लाके छोड़ देंगे ताकि तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, अपन इसको तरीका बस बता देते हैं। चलो अपन उससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लें जो तुमको समझ, शायद तुमको पता भी हो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो देखो अपन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1/2 होता है, ये सबको पता है। आई थिंक सबको पता होगा कि 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होता है। ये लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है, कोई बहुत बड़ी बात मैं बता नहीं रहा हूँ। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहीं पे अगर हो tan x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, दोनों का वैल्यू होता है 1। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है जो तुमको पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कोई बहुत बड़ी बात तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो समझ इस सिमिलरली हम लोग AIJ निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ आई एक्स अपॉन साइन ऑफ आई एक्स इंटू टेन ऑफ जे एक्स, है ना। तो अभी मैंने क्या बोला कि 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 1/2 होता है। तो अब यहाँ x टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0। तो अपने क्या करना है, यही 0 का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, आई एक्स का स्क्वायर अपने से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा चलेगा। अब साइन 0/0 1 होता है, तो सेम 0 एक नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जे एक्स के लिए होगा तो क्या होगा, जे एक्स के लिए एक नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिवाइड कर दिया, चलेगा। तो अब देखो कि कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ कि ये भाई सा साइन 0/0 1, tan 0/0 1, और ये 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 1/2। अब बाकी
बाकी ये एक्स स्क्वायर ये भाई गया, तो आई स्क्वायर अपॉन आई जे, तो ये कितना आ गया, ये 1/2, तो 1/2 और आई स्क्वायर अपॉन आई जे, आई खत्म, तो आई अपॉन 2j, बेसिकली आई अपॉन 2j, ये आ गया ए आई जे। लो ये आ गया अपने पास ए आई जे। अब ए आई जे बेसिकली है क्या, तो जो मैट्रिक्स होता है ना वो होता है ए आई जे इस तरह का, वो ऐसा होता है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सबको आई थिंक पता होगा। तो अब तुमको क्या करना है बताए, अब तुमको बस आई की जगह 1 एक बार डालना है और जे की जगह 2 3 डाल देना है, फिर आई की जगह 2 और जे की जगह 1 2 3, फिर सेम करके सारे एलिमेंट निकाल के ए स्क्वायर निकाल लेना है। तो ये मैं तुझमें छोड़ता हूँ, बहुत हद तक मैं ए लिख देता हूँ, बाकी मुझे इतना लंबा आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ से तुम ए लिखो तो 1 1 डाला तो कितना 1/2 हो गया, फिर 1 2 डाला तो 1/4 हो गया, 1 3 डाला तो 1/6 हो गया, 1 2 1 डाला तो 1 हो गया, 2 2 डाला तो 1/2, 2 3 डाला तो 1/3, फिर 3 1 डाला तो दिस, 3 2 में दिस, ये, तो ये भाई साहब ए आ गया। तो अब सिमिलरली ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और जो भी ऑप्शन है वो अपने आप चेक कर लेना। तो बस हमारी जो सेम मेन बात थी वो थी ये भाई साहब, ये तुमको पता होना चाहिए, बाकी सब तो कोई बड़ी तोप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं अपन बिना किसी देरी के, है ना। हाँ, अब बड़े भैया क्वेश्चन नंबर 14 सीखने के लिए तुमको मैं कुछ थ्योरी बता रहा हूँ, वो तुमको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। छोटी सी थ्योरी है पर बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अब देखो बार बार अभी एक बार लिखवा दूंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम इस बात को समझना कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं लिखवा रहा हूँ, वरना मैं नहीं लिखवाता, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 की थ्योरी तुम यहाँ देख लो। चलो इस पेज में मैं क्वेश्चन 14 की थ्योरी लिखता हूँ, है ना। क्वेश्चन 14, अब देखो कि अगर अपने पास कोई ऐसा वेक्टर हो ना कि x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर, x2 ये क्या है पता है तुमको, बॉक्स ऑफ ABC, मतलब a डॉट बी क्रॉस सी ऐसा है। तो x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस z2 सी वेक्टर, और होता है x3 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस x3 है ना, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 सी वेक्टर। तो इसको अपन लिख सकते हैं इस भाई साहब को, डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन से आता है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3, ये आता है अपना इनटू बॉक्स ऑफ ABC। समझ में आ गई बात, मतलब सब एक के टर्म में हो, ABC के साथ कुछ मल्टीप्लाइड, फिर ABC के साथ कुछ मल्टीप्लाइड, ABC के साथ कुछ मल्टीप्लाइड, तो अपन डिटरमिनेंट में उसको बाहर लिख लेते हैं और ABC ये होता है। एट द सेम टाइम अपने ऐसा है, देखो ये चीज़ जो ये है ना, ये भाई साहब इसको T बोल देते हैं अपन, इसको T बोल देते हैं इस भाई को। तो जो T है ना, उस T की वैल्यू क्या होती है पता तुमको, वो T की वैल्यू होती है बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर। तो अगर तूने वेक्टर पढ़ा है तो ये होता है। अब ये कैसे होता है तो हमको उसके लिए डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन से बताना पड़ेगा। तो अगर तुमको ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, फालतू में मेहनत करोगे, समय बहुत ज़्यादा जाएगा। तो तुमको ये पता होनी चाहिए, सीधा से रिजल्ट है। जेई मेंस सीधा रिजल्ट डिमांड करता है, ऑफकोर्स एडवांस भी करता है। तो कुछ चीज़ जो अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो चलो अपन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो अपने क्या है कि ये होगा। तो चूंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि वो होगा, तो इस पे आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे। ये क्या लिखा है, ये ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका क्या होगा, 54 इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है ये, तो ए बी सी 2 3 1, अब बी क्रॉस सी ये, अब ए बी सी क्या होगा 1 2 3, और जो लास्ट में बचा क्या होगा 3 A 3 1 2 इंटू बॉक्स ऑफ ABC। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो करो डिटरमिनेंट सॉल्व। क्या होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करते ही तुम्हारे पास क्या आएगा, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 1, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 5, तो कितना हो गया, इंटू बॉक्स ऑफ ABC, इंटू बॉक्स ऑफ ABC है ना। तो ये कितना हो गया, 21 2 23, 23 में 5 गया तो 18, तो 18 तिया
54, तो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू आ गई भैया 3, है ना, यहाँ 18 18 थी 54। और सिमिलरली ये टी की वैल्यू क्या होगी, टी इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर अभी देख लिया है। तो 3 6 9, तो बेसिकली टी निकालना तो टी की वैल्यू 9, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे 9। हेंस सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 14, है ना। ओके 20 इज हियर। 15 की बात करते हैं अपन, है ना। तो 15 क्या बोल रहा है, एक मिनट पहले अपन इस भाई को हटा लेते हैं, ये फालतू बीच में आया है। चला जा भाई, चला गया। चलो तो 15 क्या बोल रहा है, लेट ए बी द पॉइंट 1 2 3 एंड बी बी द पॉइंट ऑन द लाइन इतना, ओके। देन वैल्यू ऑफ के सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। ओके, पहली बात हम एक चीज़ तुम्हें समझाना चाह रहे हैं जो तुम समझना, कि एक प्लेन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। अब प्लेन की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, चलेगा। तो यहाँ जो ए बी सी है ना, वो डायरेक्शन रेशियो है परपेंडिकुलर वेक्टर का। तो मतलब जो एन वेक्टर है वो क्या है, ए बी सी, ये है एन वेक्टर। फिर से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 में जो ए बी सी है ना, वो डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है, तो ए बी सी चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है 1 2 3 और बी एक पॉइंट है किसी लाइन में, और जो ए बी वेक्टर बनेगा वो क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो अब तुम देखो, कोई ए बी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए बी वेक्टर यहाँ पे कहीं होगा, इसको ए बी वेक्टर बोल दिए, ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर एन वेक्टर के पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर वेक्टर है जो प्लेन बनाने के लिए लगता है, और मेरा ए बी वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए बी वेक्टर को एन वेक्टर के पैरेलल होना पड़ेगा, सही बात है। तो पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अब अपना प्लेन का इक्वेशन क्या है, पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी क्या होगा, बी होगा तुम्हारा, देखो बी क्या होगा, -2 को उधर ले जाए तो -2 के +1, तो बी हो जाएगा -2 के +1, कॉमा ये 3 के -1, मतलब एक जनरल पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, ये 4 के +5, तो बी तुम्हारा ये आ गया, सीआरसी बी आ गया अपने पास, और एक क्या था अपने पास 1 2 3। तो अपने को ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, विच इज नथिंग बट बी माइनस से, मतलब बेसिकली तो दिस माइनस दिस क्या होगा, -2 के -2, वो ऐसे करके तुम सॉल्व करते जाओ तो आ जाएगा। तो अपने पास ए बी क्या आ जाएगा, -2 के 3 के -3 4 के +2, चलेगा। अब अभी हमने बोला कि ए बी वेक्टर एन वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक। अभी हमने एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को, क्यों, क्योंकि ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अपने प्लेन का इक्वेशन क्या है, 4x 9y -18 -6 = 0, जो भी है। तो अभी हमने कहा था कि अगर प्लेन इस टाइप का हो तो ए बी सी क्या होता है, एन वेक्टर का परपेंडिकुलर, ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो यहाँ ए बी सी क्या है, 4 9 -18, तो यहाँ एन वेक्टर क्या होगा, 4 9 -18। तो अब ए बी और एन वेक्टर ये क्या है, पैरेलल हैं। तो भैया दो वेक्टर जब पैरेलल होता है ना, तो दोनों का रेशियो बराबर होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बी वेक्टर पैरेलल टू एन वेक्टर विच रिक्वायर implies -2 k upon 4 is equal to 3 k minus 3 upon 9 is equal to 4 k plus 2 upon -18। तो अब किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, माइनस ऑफ 18 k इज इक्वल टू 12 k माइनस 12, तो 12 में 18 के 30 इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू 30 अपॉन 12, है ना। तो 6 दूनी 12 5 30, तो 5/2, नहीं सॉरी माय मिस्टेक,
के इक्वल टू 12/30 था, तो 2 बचे तो 2/5 डन। हैंस वी गॉट आर आंसर। तो आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर भाई, 16 नंबर बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इसको अगर तुम लंबे तरीके से करना चाहो तो लंबा होगा, लेकिन अगर एक चीज देख लोगे ना, आई प्रॉमिस कि ये सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन था। इवन जेई मेन से जो सॉल्यूशन दिए हैं अपने एनटीए ने वो बहुत घटिया है, तो अपन जो बताएंगे वो देखना, मजा आएगा। इसको लिखता हूँ मजेदार, मजा आएगा, है ना। अब चलो करते हैं अपन। क्या बोल रहा है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो चलो इसके डायग्राम बड़ा बड़ा बना लेते हैं पहले तो, क्योंकि इसमें भैया मैं मज़े दिला दूंगा, तो मैं वादा करता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी। अभी क्या बोल रहा है कि ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है ई एंड एफ। तो चलो इसका मिड पॉइंट ई हो गया 1, और एफ ए सी का मिड पॉइंट है, एफ कितना है -2, -1। चलो ठीक है। और क्या बोल रहा है ये, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ए बी सी। अगर सर्कम सेंटर एस -1, 0 है, लो तो यहाँ कहीं -1, 0 है। अब तुमको एक बात पता होगा, सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ जो भी पॉइंट है वहाँ से अपोजिट कोई भी किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर मारो और वो बाइसेक्टर होगा, ऐसा। ठीक, तो चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ऐसा है, तो ऐसा ऐसा होगा, चलेगा। अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि एस अपने को -1, 0 दिया है, और एफ अपने को -2, -1 दिया है, और अपने को 1, -2 ई दिया है। ठीक है, इतना कुछ दिया है। तो अब तुम ध्यान दो कि स्लोप ऑफ एस एफ क्या होगा, एस एफ स्लोप क्या होगा, y2 - y1, तो -1 -0 अपॉन x2 - x1, तो -2 -1 +1, तो -1 अपॉन -1, तो 1, तो m ऑफ एस एफ 1 हो गया। अब m ऑफ एस ई क्या होगा, y2 - y1, तो मतलब -2 -0 अपॉन x2 - x1, मतलब 1 -1 इतना, तो -2 अपॉन 2 -1। तो अब गौर करो कि एम एस एफ और एम एस सी का प्रोडक्ट कितना है, -1। तो हमको पता है कि जब m1 m2 -1 होता है तो दो लाइन क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर। तो हंस इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब ये 90, ये 90, ये भी 90, तो ऑफकोर्स ये भी 90। कोई दिक्कत? तो अब इसी बात पे एस एफ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो चारों 90 है, तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। क्या ये तुम समझ पा रहे हो? या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा, तभी चारों 90 है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। तो अपन एस एफ निकाल लेते हैं। अगर एस एफ और एस सी बराबर हो गया तो ये स्क्वायर है, नहीं हुआ तो रेक्टेंगल है। तो एस एफ की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, डिस्टेंस फॉर्मूला से √(-2 to 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो √2। एस एफ √2 आ गया। और एस सी कितना आ गया भाई मेरे, एस सी अपने पास आ गया 1 - 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8, √8। तो एस सी आ गया √8। तो अब देखो जो एस सी आ गया √8, तो इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। हाँ लो, एस सी √8 है और ये कितना है √2। तो अब चूंकि ये रेक्टेंगल है हमें पता चल गया, तो ये √8 है तो ये भी √8 होगा, तो ये √2 है तो ये भी √2 होगा। ठीक है। और अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है देन इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ट्राइंगल ए बी सी। तो एक बात बताओ, सर्कम सर्कल वो इसकी बात कर रहा है क्या? इसकी इक्वेशन निकालनी है। अपने को सेंटर पता है s -1, 0, और अगर अपने को रेडियस पता चले काम हो जाएगा। रेडियस क्या है, ए एस रेडियस है ना, मतलब ए एस ए बी ए सी यही तो रेडियस है ना अपना। तो अगर अपने को ए एस पता चले तो काम हो जाएगा। तो अपन देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ई एस, अब देखो यहाँ पे देखो, इसको अपन थोड़ा ऐसे ऐसे, एक मिनट, अपन थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं इस चीज़ को, कि इस ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए ई एस, ठीक है, अपन बना लेते हैं। ये रहा, ये ए है, ये ई है, ई पे 90 मारा, और ये एस है, और अपने को ए एस निकालना है। ए ई कितना पता है हमको, √2। ई एस कितना पता है हमको, √8, और ए एस कितना होगा, √a² + b², तो 8 + 2 10, तो ए एस कितना हो गया, √10। तो रेडियस पता चल गया 10, √10, तो रेडियस पता चल गया अपने को, और सेंटर है -1, 0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x - h का होल स्क्वायर, और h क्या है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y - k का होल स्क्वायर विच इज 0 = r²। r कितना है, √10, तो मतलब 10,
तो बेसिकली अपना इक्वेशन कितना हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। तो अपना आंसर कितना हो गया भाई मेरे, बी। समझ में आया? सर्कम सर्कल समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल डेफिनेशन से स्टार्ट की सर्कम सर्कल क्या होता है। तो और पता है जेई मेंस ने कुछ और ही किया है, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो बहुत घटिया सॉल्यूशन दिया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से तुम ऐसे ही करो तो भैया फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। समझ रहे हो? तो चलो अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब इससे पहले अपन इस सवाल को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो साइन है ना, साइन वो 0 से पाई में पॉजिटिव होता है और पाई के बाद वो नेगेटिव होता है। साइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो साइन अपना पॉजिटिव होता है जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई हो, और साइन अपना नेगेटिव होता है जब x पाई से 2 पाई हो। ये बात तुम्हें पहले बता दो, चलेगा? अब देखो, ये मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ साइन, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि एफ एन साइन 1 साइन 2 साइन 3 ऐसा कुछ है और ए ऐसा है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए दैट आर पॉजिटिव। ओके, ए में कितने एलिमेंट जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो 1 है 2 है 3 है, पाई कितना होता है भाई मेरे, 3.14 समथिंग होता है। तो बेसिकली 0 से 3.14 तक कुछ भी होगा तो पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन 3 तक पॉजिटिव है, और साइन 3 के बाद जब साइन 4 आ जाएगा यहाँ पे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन 4 साइन 5 साइन 6 नेगेटिव है, ये 6 तक ही जा रहा है ना। तो अपने पास f1 है, तो f1 क्या होगा, अब अपन थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं। तो f1 क्या होगा, साइन 1। तो अब देखो हमने यहाँ से देख लिया कि साइन 1 साइन 2 साइन ऑफ 2 ऐसे लिख लेते हैं, साइन ऑफ 3 क्या है, पॉजिटिव, फिर साइन ऑफ 4 साइन ऑफ 5 साइन ऑफ 6 ये क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब आ रहे हैं पाई से 2 पाई में, पाई कितना 3.14, तो उसके आगे आ रहे हैं ना ये, ऑफकोर्स। तो f1 क्या होगा, पॉजिटिव, f2 क्या होगा, f2 में साइन 1 साइन 2 है, मल्टीप्लाई है ना, fn मतलब वहाँ तक जाएगा, तो साइन 1 इंटू साइन 2। f3 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन 3 तक जाएगा, है ना, साइन 1 साइन 2 साइन 3। और f4 कहाँ तक जाएगा, f4 मैं शुरू का नहीं लिख रहा हूँ, बस साइन ऑफ 1 लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद डॉट कहाँ तक जाएगा, साइन 4 तक जाएगा। तो अब f3 पॉजिटिव है, उसमें एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। f5 ये नेगेटिव है, साइन 5 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डॉट डॉट साइन 4 इंटू साइन 5, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब f6 ये पॉजिटिव है, उसमें ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली बोलने की जरूरत नहीं है, तो 2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, बाकी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अपने क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट विच आर पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 4, तो अपना आंसर है 4, हेंस आवर आंसर इज 4। समझ में आ गया भैया? चलो अगले क्वेश्चन में, चलो। ABC belongs to natural number and D is equal to ABC, CAB and BCA, then the least value of D, least positive value of D। इस बात को ध्यान देना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोला है, ठीक है भैया। चलो, तो D अपने क्या लेंगे, पहली बात, जो लोग डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि ये किसके बराबर होता है। D को अपन लिखते हैं A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। इसके बराबर लिखते हैं अपन, ठीक है। अब जिसको नहीं पता है वो क्या करना, वहाँ पे रो ऑपरेशन लगा देना। रो ऑपरेशन मतलब R1 को लिख देना R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कर देना, और A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेना, और कट कटा के वो पता क्या आएगा, वो आएगा। हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है A प्लस बी प्लस सी इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, पता है। तो अब जिसको ये याद था कि D को अपन ऐसा लिख सकते हैं, वो उसको यहाँ से यहाँ लिख देना। लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि R1 पर रो ऑपरेशन लगा देना, R1 को लिख देना R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वहाँ से A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद एक आ गया ना, फिर सामने वालों को एवेल्यूएट कर देना, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अपने को याद है। अब क्या बोल रहा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है, ओके। पहली बात, तुम्हें ये चीज़ देख के तुम्हें पता होगा, हम लोग क्लास 10 से करते आ रहे हैं, तो अब मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अपन इंटू 2/2 करेंगे, और अंदर वाली चीज़ को क्या लिखेंगे अपन उसको लिखेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे किया, ये जो जेई मेंस का बच्चा एग्जाम दे रहा है वो ये बात पूछे तो फिर तो गलत बात है, लेकिन ये कैसे किया, तो भैया 2a² हो गए, 2b², 2c², तो सब में एक एक उठाया और ये -2b से कोलैब कर दिया, और -2b से कोलैब कर दिया, -2a से कोलैब कर दिया, तो तुमको खोलना वही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ए बी सी नेचुरल नंबर है, मतलब सारे पॉजिटिव हैं जो भी है, तो अपने को इससे मतलब है नहीं, अब देखो मतलब बस इनसे अगर ये लीस्ट हो जाएंगे तो बाकी सब लीस्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये एक्चुअल में लीस्ट कब था, एक्चुअल में लीस्ट कब था, ये एक्चुअल में लीस्ट है एट जब ये सब जीरो हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर ना, तो पॉजिटिव जीरो कब होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पे सब जीरो हो जाएंगे, तो डी की वैल्यू कितना होगी, जीरो, एकदम मिनिमम। बट अपने क्वेश्चन में क्या बोला था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोला है, मतलब जीरो नहीं चाहिए, मतलब ये अपने काम का नहीं है, लिखो लिखो, काम का नहीं है, अपने को चाहिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अब देखो जब तीनों जीरो हो रहे हैं तो ये लीस्ट हो रहा है, अगर 2 जीरो होंगे, समझ रहे हो, ये लीस्ट कब हो रहा है, जब तीनों बराबर हैं तो ये लीस्ट हो रहा था। पर एक काम करते हैं, किसी 2 को बराबर करके देखते हैं, किसको बोल रहे हैं अपन, किसी 2 को बराबर, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो बराबर होंगे तभी, तुम्हें पता है कि किसी का मिनिमम निकालना है, वो पॉजिटिव है तो बराबर करने पे भी आता है, तो जब तीनों बराबर है तो लीस्ट आ रहा है, लेकिन अपने को जीरो चाहिए नहीं, तो जीरो से जस्ट बड़ा करने के लिए कोई भी 2 बराबर ले लो, सपोज ए और बी को बराबर ले लिया सपोज, तो अपने डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए और बी बराबर है तो ए और बी को अपन ए और बी ही बोलते हैं, ए बोल देते हैं, तो 2a प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए और बी बराबर है तो वो तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, और 0 प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि ए और बी बराबर है, और ये 2 से 2 गया, तो 2a प्लस सी इंटू ए माइनस सी का स्क्वायर चलेगा। अब चूंकि ये एक नेचुरल नंबर है तो ए और सी क्या होंगे, नेचुरल नंबर है ना, मिनिमम बताना है हमको, तो देखो ए या तो 1 होगा या तो C2 होगा, या तो A2 होगा या तो C1 होगा, ये है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी मिनिमम होना चाहिए, तो डिफरेंस मिनिमम कितना हो सकता है 1, तो या तो A2 या तो C2। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, तो डिफरेंस मिनिमम कब होता है, नेचुरल नंबर के केस में, पॉजिटिव केस में 1 होगा डिफरेंस मिनिमम, 1 होगा ना, और एट द सेम टाइम ये भी मिनिमम होना चाहिए, तो सबसे कम क्या होगा, या तो 2 केस है अपने पास, a इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 2, तो दोनों में जो मिनिमम आया वो अपने काम का है, तो जब a को 2 लोगे तो क्या होगा, 2 3 4 1 5 और 2 माइनस 1 1 खत्म, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, और a को 1 सी को 2 लोगे तो 1 माइनस 2 ये 1 आ गया, और 1 और 2 तो 4, तो d इक्वल टू 4, तो मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4, हेंस आवर आंसर इज 4। आ गई समझ में, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ, 20 f इक्वल टू आर से आर और एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस साइन एक्स इज ऑन टू इफ लैम्डा इज एन एलिमेंट ऑफ सेट पी। अच्छा, एफ एक्स देख के किसी को भी लग रहा है कि ऑन टू तो है ही ना, क्यों भाई, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस साइन एक्स है, और अपना एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब देखो साइन एक्स -1 से 1 है, साइन एक्स भले -1 से 1 है, पर इस लैम्डा एक्स में अगर एक्स रियल नंबर हो गया, एक्स मानो इन्फाइनाइट हो गया तो एफ एक्स इन्फाइनाइट हो जाएगा, एक्स माइनस इन्फाइनाइट हो गया तो एफ एक्स ही माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ऑन टू तो है ही ना, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे लैम्डा 0 हो गया तो एफ एक्स अपना साइन एक्स हो जाएगा, फिर इसकी रेंज -1 से 1 होगी, फिर ये ऑन टू हो नहीं सकता, क्योंकि फिर ये रियल नंबर थोड़ी जा पाएगा, तो इसलिए लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए, तभी ऑन टू हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो हेंस फॉर ऑन टू लैम्डा मस्ट नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ 0 फॉर ऑन टू, और फॉर 1 1 कहाँ पर चेक करते हैं, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुआ फंक्शन तो 1 1 हो जाएगा, समझ में आया, तो 1 1 के लिए अपन पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, लैम्डा प्लस कॉस एक्स। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि या तो ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए या तो सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अगर सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ, मतलब ग्राफ बढ़ रहा है तो भी 1 1 है, या ग्राफ घट रहा है तो भी 1 1 है, समझ में आ रहा है, तो अपने को देखना है या तो ये बढ़े या तो घटे, तो ऐसा है। तो अब देखो cos x -1 से 1 के बीच में है, तो मान लो केस 1, इसमें भी पहला केस
केस 1 कि ये इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा, लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब लैम्डा कॉस एक्स से बड़ा है, मतलब समझते हो, हम किसी चीज़ से अगर बड़ा होना चाहते हैं ना, तो हम उसके बड़े से बड़ा हो जाए तो हम बड़े हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम कितना है, 1। तो अगर हम 1 से बड़े हो जाएं तो हम कॉस से अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो अगर ये बोला लैम्डा कॉस एक्स से बड़ा, मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 1। सिमिलरली केस 2 डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में क्या होगा कि लैम्डा लेस देन माइनस कॉस एक्स, एक्चुअली ग्रेटर देन माइनस कॉस एक्स था, तो भी एक ही बात है, माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अब लैम्डा लेस देन माइनस कॉस एक्स, तो हमको किसी चीज़ से छोटा होना है, तो हम उसके छोटे से छोटा हो जाएं, तो माइनस कॉस एक्स की छोटी वैल्यू क्या है, -1। तो लैम्डा लेस देन -1, तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा लेस देन -1। तो बेसिकली लैम्डा 1 से बड़ा, -1 से छोटा, मतलब लैम्डा रियल नंबर पर -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ -1 से 1। तो एक तो ये आ गया और एक तो ये आ गया। तो इसने ऑन टू को P बोला है और 1 1 को Q बोला है। तो ऑन टू में तो सब कुछ आ गया, बस 0 नहीं होना चाहिए। और 1 1 में क्या हो गया, ये 1 1 के लिए था भाई साहब, ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये 1 1 के लिए था, 1 1, ठीक। तो अब 1 1 ने क्या बोला कि रियल नंबर -1 से 1, और ऑन टू ने क्या बोला, रियल नंबर -0। सबको दिख रहा है कि ये क्या है, सुपर सेट, और ये क्या है, सबसेट। ये था P, ये है Q, तो Q इज ए सबसेट ऑफ P, ठीक है। इसको Q बोला था हमने, इसको P हमने नहीं, मतलब क्वेश्चन में, तो जो भी है संभाल लेना, ठीक। तो हेंस आंसर क्या होगा, Q इज ए सबसेट ऑफ P, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक यू विल गेट इट। 21। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, कंसीडर सर्कल्स C1 एंड C2 टचिंग बोथ द एक्सेस एंड पासिंग थ्रू 4,4, देन प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई ऑफ दीज सर्कल्स। ओके, पहली बात तो एक जनरल सर्कल जो बोथ द सर्कल को, मतलब दोनों एक्सिस को टच करता है, उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, तो पहले ये बोल लो। एक ऐसा सर्कल है, जनरल सर्कल, जो दोनों एक्सिस टच कर रहा है। तो अब देखो, मान लो सेंटर से कहीं भी हो, दोनों एक्सिस टच कर रहा है ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आर है, ये आर है, और हमको पता चला ये पॉइंट कितना होगा, आर कॉमा आर। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ भाई साहब जुगाड़ लग रहा है क्या, कि 4,4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डाल दो। तो 4 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ 4 माइनस आर का होल स्क्वायर है ना, तो अगर सही से लिखो तो ट्वाइस ऑफ 4 माइनस आर का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 8r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और माइनस 16r प्लस 32 इज इक्वल टू 0। और अपने को बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई, तो r1 इंटू R2, देखो अब आर स्क्वायर है तो 2 रेडियस आएंगे, ये तो ऑफकोर्स है ना, 2 रेडियस आएंगे, ऑफकोर्स है 2 रेडियस आएंगे, तो बस 2 रेडियस आएंगे। तो अपने को प्रोडक्ट बोला है, तो R1 R2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है भाई, C अपॉन ए, तो 32/1, तो आंसर हो गया 32, हैंस 32 इज आंसर। तो भैया लो, इसका आंसर है 32। आ गई समझ? तो बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलो बिना किसी देरी के। 22 नंबर क्या बोल रहा है, इफ P ऑफ Z इज अ वेरिएबल पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओके, such that imaginary part of -1/z is 1/4, okay, then the value of perimeter of the locus of pz is, okay, z को पहली बात मान लो x प्लस आई वाई, कोई दिक्कत है नहीं। तो -1/z का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो -1/z पहले निकाल लो, तो क्या होगा, -1/x प्लस आई वाई। अब इंटू एक्स माइनस आई वाई, ये तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि हम रेशनलाइज करेंगे इसको, चलेगा। तो अब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 होता है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये प्लस कैसे आया, माइनस होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन माइनस ऑफ आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो चलो ऊपर क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस आई वाई, तो माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक। अब -1/z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट होगा भाई मेरे ये वाला पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये किसके बराबर दिया है, 1/4। तो चलो लिखते हैं y/x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4।
4 और ट्रांसफर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। सही से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, इस परफेक्ट स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया 2। तो सर्कल बेसिकली है क्या कि सेंटर है 0,2 इधर और रेडियस भी 2 है, तो ऐसा सर्कल है ये बेसिकली 0,2 चलेगा। अब ये क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ लोकस, तो लोकस तो सर्कल है ना और उसका पेरीमीटर बोल रहा है, तो सर्कल का पेरीमीटर बोले चाहे सर्कमफ्रेंस बोले, बात एक ही है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है अपने पास 2πr, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 इंटू पाई 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर कितना है 2, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 3.14 है ना, तो निकाल चलती है 12.56, तो ये आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ब्रो। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा 12.56 है ना, समझ में आ गया। चलिए अपन अगले सवाल की तरफ। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज 1/4। ओके, इंडिया खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4। तो अब देखो या तो इंडिया जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, दो ही लोग खेल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, पता है ना सम 1 होता है, तो 3/4 ठीक है। अब क्या बोल रहा है अचीविंग द मैचेस टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 7 मैच सीरीज इंडिया सेकेंड विन ऑकर्स एट 4th टेस्ट इज P। ओके, एक 7 मैच की सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कह रहा है चौथे में इंडिया जीत रहा है। इंडिया को जीत को विन बोल देते हैं चलो, ठीक, या फिर रुको इसको ऐसे नहीं, चौथे में इंडिया जीत रहा है, चौथा इंडिया जीत रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि चौथा टेस्ट जो है वो इंडिया जीते और वो इंडिया का दूसरा जीत हो, मतलब इससे पहले इंडिया सिर्फ एक बार जीता हो, तो इससे पहले इंडिया कितनी बार। अब तुम देखो या तो इंडिया यहाँ जीत सकता है, या तो इंडिया यहाँ जीत सकता है, या तो इंडिया यहाँ जीत सकता है, तो केस बनेंगे ना। तो इंडिया यहाँ भी जीत सकता है, इंडिया यहाँ भी जीत सकता है, इंडिया यहाँ भी जीत सकता है पहला मैच, और दूसरा मैच वो यहीं जीतेगा। तो ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट मैच या तो यहाँ हो फर्स्ट मैच या तो यहाँ फर्स्ट, पर यहाँ ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स है। अब बाकी यहाँ पे वो जीते चाहे हारे हमको उससे मतलब नहीं है, ये क्या है श्योर इवेंट्स है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। हमको बस इनसे पहले का मतलब है, हमको आगे का मतलब ही नहीं है, चलेगा। चलो तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 में से कोई भी एक मैच उठा लो, 3 में से कोई भी एक उठा लो और वहाँ पे इंडिया को जिता दो, बाकी 2 में इंडिया हार जाएगा। तो हमने क्या बोला कि शुरू के 3 मैचेस में कोई भी एक मैच चुना और उसमें इंडिया को जिता दिया, तो इंडिया जीतेगा कैसे 1/4 में जीतेगा। एंड बाकी जो एक ही मैच जीता ना इंडिया, 3 में एक मैच उठाया और इंडिया को जिता दिया, अब बचे 2 मैच में इंडिया हारेगी, तो इंडिया हारेगी तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, 2 मैचों में 3/4 इंटू 3/4, तो ये हो गई 3 मैचों की बात। और चौथा मैच में तो इंडिया जीत ही रहा है, मतलब 1/4, तो ये अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, इसको इसने क्या बोला है P, चलेगा। तो ये 3 का क्यूब अपॉन 4 का पावर 4 है, तो बेसिकली 3 3 होती है 27 अपॉन 16 16 256, तो यहाँ से आ गया 256P इज इक्वल टू 27, और 256P ही पूछ रहा है, तो आंसर कितना होगा मेरे भाई 27। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरू के 3 मैचेस में कोई भी एक मैच उठाया और उसमें इंडिया को जिता दिया, तो अब बाकी 2 मैचेस में तो वो इंडिया हारेगी ना, तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और ये सेकंड मैच का विनिंग है, ये क्या है सेकंड मैच, उसमें इंडिया जीत ही रहा है, तो हैंस प्रोबेबिलिटी यही होगा, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ 24। ओके 24 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 24 क्या बोल रहा है, आपने देखो यार ये देख के पता चल रहा है ना कि मॉड तोड़ना पड़ेगा, तो इसमें कोई हाई फाई बातें तो है नहीं, ये देख के साफ साफ पता चल रहा है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, मॉड को तोड़ना पड़ेगा। तो चलो मॉड को खोलते हैं, है ना। तो अपन मॉड को खोलते हैं। पहली बात, मॉड खोलने से पहले कुछ तिगड़मबाजी कर लें, अपन तिगड़मबाजी कुछ कर लेते हैं।
इसको 1/10 लिख देते हैं, mod 10x चलेगा, इज इक्वल टू कॉट एक्स को 1/sin कॉस अपॉन साइन और उसको 1/sin, तो ऊपर बेसिकली 1/cos x अपॉन sin x लिखा है। तो किसी को इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने लिखा cos x को 1/sin, इसको cos अपॉन साइन। अब 1 प्लस कॉस क्या होता है भाई, तो 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2, यही होता है कि नहीं होता। तो चलो अपन एक, अगर इसको अभी चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो भी नहीं काट सकते हैं, छोड़ो नहीं काट रहा हूँ मैं, ठीक है। तो sin x हो गया। तो अब देखो यहाँ पे या तो tan पॉजिटिव होगा या तो tan नेगेटिव होगा, तो केस 1 कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, इसको mod cot x ही रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। तो चलो अब cot पॉजिटिव ले लो, क्या ले लो, cot x पॉजिटिव, पहला केस। तो जैसे ही पॉजिटिव लिया तो cot आ जाएगा, तो 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर साइन एक्स जीरो होगा तो यही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो साइन एक्स को चुपचाप यहाँ पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू कॉस, तो कट गया, तो 1 इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये हो सकता है? नहीं, हैंस इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये केस अपने काम का नहीं है, तो ये केस अपने काम का नहीं है। तो अब चलो केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 क्या होगा, कॉट एक्स नेगेटिव। अब कॉट एक्स हमने नेगेटिव बोल दिया तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन साइन खत्म, कॉस कॉस कितना हो गया, -2 कॉस एक्स, कॉस इक्वल टू -1/2, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया। अब इसमें भी कॉस एक्स नेगेटिव है अपने पास, पर अपने को बोल रहा है कॉट एक्स भी नेगेटिव होना चाहिए। तो अपने को ये पता है ना कि कॉट पॉजिटिव कहाँ का होता है, कॉट का कोऑर्डिनेट है फर्स्ट और थर्ड, तो कॉट या तो सेकंड होगा या तो 4 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं बोल रहा हूँ कि कॉट नेगेटिव कहाँ पे होता है, कॉट नेगेटिव होता है यहाँ पे और यहाँ पे, और अपने को कॉस नेगेटिव चाहिए। कॉस का कोऑर्डिनेट कौन सा, तो ये कॉट, देखो अपना कॉट यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, और कॉस कहाँ बैठेगा, कॉस या तो यहाँ बैठेगा या तो कॉस यहाँ बैठेगा, उसके अलावा कहीं भी वो बैठा है तो नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो मेरी बात ध्यान से, है ना, तो अब मेरी बात ध्यान से देखो तुम, जो मैं बोल रहा हूँ कि कॉट नेगेटिव है मतलब वो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, कॉस नेगेटिव है मतलब वो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव कहाँ पे हो रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अपना आंसर क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, तो cos 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक। तो अब देखो 0 से 10 पाई के बीच में वो कितनी बार आएगा ये बताओ। तो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है दोनों, तो 0 से 2 पाई में वो एक ही बार सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू आएगा ना, cos x -1/2 है और cot x नेगेटिव है, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो 0 से 1/2 में, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक ही बार आ रहा है ना, तो एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा क्या है, cot x नेगेटिव मतलब सेकंड या तो फोर्थ, cos x नेगेटिव मतलब सेकंड या तो थर्ड, तो कॉमन क्या आ रहा है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, और 0 से 2 पाई में सेकंड क्वाड्रेंट एक ही बार आता है, मतलब एक सॉल्यूशन। और पर अपना x एक्जैक्टली है कितना, 0 से 10 पाई, तो जब 0 से 2 पाई में एक सॉल्यूशन तो 10 पाई में 5 सॉल्यूशन, तो अपना आंसर क्या होगा, 5 सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो हेंस वी हैव गॉट आवर आंसर। चलो अपन बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल के ऊपर, वो है 25 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है ये, तुम्हारा उसकी नॉलेज को चेक करता है एओडी में, ठीक है, एओडी नहीं एक्चुअली क्वाड्रेटिक की नॉलेज को चेक करता है ये बेसिकली। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक ठीक से आता है ना, ये सवाल फट से हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि अल्फा इकलौता रियल रूट है इसका, और बी लेस देन सी है, जो भी है फलाना निकालना है। चलो इक्वल टू 0 और बी लेस देन सी दिया है, और क्या बोल रहा है कि अपने को फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस का मॉड, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, बी लेस देन सी दिया है, तो बी लेस देन सी का यूज करना है अपने को, तो बी लेस देन सी को अपन और क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी नेगेटिव। तो अपने देखो यहाँ इस चीज को यहाँ पे ला सकते हैं क्या, अगर x को -1 रखें तो ये -1 1 कट जाएगा, हाँ, पुट x इक्वल टू -1,
तो मतलब इसको एफ बोल दो, तो एफ ऑफ -1 कितना हो जाएगा, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी अपने को नेगेटिव दिया है, तो एफ ऑफ -1 नेगेटिव है। और किसी को भी बच्चे को उठा के पूछ लो कि एफ ऑफ 0 क्या है बेटा, तो वो बोलेगा 1 है सर। तो ये क्या होता है सर, पॉजिटिव। तो अब देखो एफ ऑफ ए, एक एफ ऑफ पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर किसी ने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो उसको ये बात पता होगी, तो ये बात पता होगी उसको कि कोई भी ग्राफ है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, सपोज मतलब ग्राफ नेगेटिव था अचानक से वो पॉजिटिव हो गया, जैसे एफ ऑफ ये -1 पे नेगेटिव है और ये 0 पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक्स को बीच में काटेगा ना जी, और एक बार काटेगा तो रूट है। तो अपना जो रूट है वो क्या है, अल्फा है, तो अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 0 है ना। अब -1 से 0 अल्फा बिलोंग करेगा, तो जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, -1। क्यों, कि -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो तो उस वैल्यू तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1। जैसे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी है कि उस वैल्यू तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो अब इसका मॉड डाल दो, तो मॉड ऑफ -1 कितना होता है, 1। तो आंसर कितना होगा अपना, 1। हैंस आर आंसर इज 1। तो भैया NTA 25 मॉक टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, अब 24 खत्म हो गई, 25 भी अपन बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो भैया ये सीरीज़ को देखो और मज़े करो। अगर तुमने सारे मॉक टेस्ट कर लिए तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है।